मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन एवं विभाग अध्यक्ष, कलानिधि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आज के इस पुस्तक विमोचन और पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में श्री रघु ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक आर्थिक उदारीकरण और भारत का विमोचन तथा आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित पुस्तक मार्क्सवाद और समाजवाद के ऊपर परिचर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास बहुत ही विशेष अतिथि हैं। हमारे आज के जो पुस्तक के लेखक हैं श्री रघु ठाकुर, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात किए हुए हैं। बहुत ही प्रख्यात गांधीवादी, समाजवादी चिंतक और देश में समतामूलक समाज की संरचना हेतु समर्पित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आज उनकी जो बुक है आर्थिक उदारीकरण और भारत, इसके विमोचन हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रघु ठाकुर जी ने अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों में समर्पित हैं। डॉक्टर लोहिया द्वारा प्रकाशित जन एवं मैनकाइंड में लेखन कार्य तथा श्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ प्रकाशित प्रतिपक्ष एवं द अदर साइड के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। वर्तमान में दक्षेश महासंघ के अध्यक्ष तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अनेक राष्ट्रीय समाज पत्रिकाओं में नियमित स्वतंत्र लेखन कार्य के साथ साथ दुखियावाणी मासिक पत्रिका भोपाल के संपादक भी हैं। उन्होंने करीब 19 से ज्यादा विभिन्न पुस्तकें भी लिखी हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज हमें अपनी पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ पर हमें मौका दिया और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही प्रार्थनीय है और बहुत ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सौभाग्य की बात है। मैं जो पुस्तक जिसके ऊपर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, मार्क्सवाद और समाजवाद, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित है, जिसका कि पुनः प्रकाशन श्री रघु ठाकुर जी के जो समता ट्रस्ट है उसके द्वारा किया गया है। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के और भी प्रकाशन जो कि 15 के करीब पुस्तकें हैं उनका भी पुनः प्रकाशन किया है। एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसके द्वारा आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ जो आज की परिचर्चा और ये जो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है, इसकी अध्यक्षता हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, जो कि बहुत ही विख्यात लेखक हैं, एक समाज सेवक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ साथ आप जेपी मूवमेंट और बहुत सारे ऐसे कार्यों से जुड़े हुए जिनका कि आज की परिचर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और सर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की और इस कार्यक्रम को हमें करने के लिए प्रोत्साहन किया। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और माननीय अतिथिगण हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अशोक पंकज, जो प्रोफेसर हैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में और उसके पूर्व निदेशक भी रहे हैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में। तो प्रोफेसर अशोक पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जल्दी ही श्री मुकेश वर्मा जी, जो वरिष्ठ कथाकार एवं पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कलानिधि विभाग रेगुलर रूप में इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें कि पुस्तक विमोचन और पुस्तक परिचर्चा का आयोजन करता है। इसका मकसद विभिन्न विषयों पर जो लेखक हैं उनका पाठकों के साथ एक इंट्रोडक्शन कराना, जो उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। ये कार्यक्रम साथ साथ फेसबुक लाइव पर भी सीधा प्रसारण हो रहा है, जो कि हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं आईजीएन से, फेसबुक लाइव से। तो आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें कि सबसे पहले मैं अब सभी अतिथि गुणों से अनुरोध करूंगा कि हम जो हमारे लेखक हैं रघु ठाकुर जी, उनकी जो पुस्तक है आर्थिक उदारीकरण और भारत, जिसका कि प्रकाशन गौतम प्रकाशन भोपाल ने किया है,
उसका विमोचन करके हम उनको बधाई दें, श्री रघु ठाकुर जी को। ये पुस्तक है आर्थिक उदारीकरण। तो आपको बहुत-बहुत बधाई रघु ठाकुर जी, आपकी पुस्तक के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक लोगों तक पहुँचेगी और लोग इसको पढ़कर आपके विचारों से अनुग्रहित होंगे। आगे के इस कार्यक्रम में हमारा जो परिचर्चा का विषय है मार्क्सवाद और समाजवाद, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित पुस्तक, जिसका पुनः प्रकाशन समता ट्रस्ट ने लोहिया सदन जहांगीराबाद किया है, के ऊपर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमारा कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसमें मैं सबसे पहले तो जो हमारे लेखक हैं, जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, उस पुस्तक के बारे में उनसे अनुरोध करूँगा कि उस पुस्तक के बारे में हमें जानकारी दें और पुस्तक का परिचय कराएँ हमारे अतिथिगणों से। और साथ ही जो जिस पुस्तक पर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, मार्क्सवाद और जो कि उन्होंने ही इसको उसका अपने प्रकाशन किया है, उसके बारे में भी अपने विचार रखें। तो मैं अब आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो दोनों पुस्तकों का परिचय और इस पुस्तक परिचर्चा के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। रघु ठाकुर जी। भाई राम बहादुर राय जी के लिए और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने एक अच्छा अवसर लाया कि एक उस पुस्तक के ऊपर चर्चा करने का अवसर दिया जो आज दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। इसके साथ साथ आर्थिक उदारीकरण भारत जो पुस्तक मेरी है, दरअसल जब वैश्वीकरण का समझौता हुआ था 1 जनवरी 1995 को WTO का एग्रीमेंट हुआ था और भारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते को हमने काफी दूर तक और गहराई तक समझने का प्रयास किया था। ये समझौता कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का समझौता नहीं है, बल्कि सही अर्थों में ये समझौता एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण सभ्यता को बदलने का समझौता है। और ये गरीब दुनिया के लिए संपन्न और ताकतवर दुनिया के द्वारा लंबे समय तक शोषण करने का या लूटने का जरिया है। अभी भी जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, वो पहले के हो या वर्तमान में हो, ये सारे कदम करीब करीब उसी समझौते के तारतम्य में है। तो आर्थिक उदारीकरण पुस्तक जब हमने लिखी थी, ये तभी इस बात से हमने देश को सावधान करने का प्रयास किया था कि ये समझौता देश के हित में नहीं है, ये समझौता गरीब दुनिया के हित में नहीं है, ये समझौता एक खतरनाक समझौता है जो मानवता के शोषण का माध्यम बनेगा। और इस पुस्तक के माध्यम से हमने उसके खंड खंड बिंदु बिंदुवार जो सवाल है उनकी चर्चा की थी कि क्या क्या और किस किस प्रकार के असर पड़ने वाले हैं। उस पुस्तक को जब मित्र लोग विस्तार से पढ़ेंगे तब, या उस पर जब विस्तार से चर्चा होगी तब उसके बारे में और विस्तार से बात करना होगी। परंतु ये आर्थिक उदारीकरण, ये उदारीकरण नहीं है, बल्कि ये गरीब दुनिया को और भारत जैसे देशों के लिए एक प्रकार से दिवालिया बनाने का समझौता है और यहाँ की सारी संपदा को अप्रत्यक्ष से लूटने का है। हमें जो आजादी मिली है, जिस आजादी का मूल मंत्र था गांधी जी का कि आत्मनिर्भर, स्वदेशी, स्वावलंबन, तो इस दोनों को बदलने का तरीका है कि स्वदेशी की बजाय विदेशी और स्वावलंबन के बाद परावलंबन। और जो नई प्रकार का नव साम्राज्यवाद दुनिया में आ रहा है वो अब आर्थिक साम्राज्यवाद है। तो इस नए आर्थिक साम्राज्यवाद के जो संकट है, इस संकट को बारे में इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। अब इसी के साथ मैं जोड़ के डॉक्टर लोहिया की इस पुस्तक की चर्चा करूंगा, जो वस्तुतः है एक बीज पुस्तक मानी जाना चाहिए। बीज पुस्तक के अर्थ में कि मार्क्सवाद के बारे में जो दुनिया में विचार रहे हैं या सोच रहे हैं, उस मार्क्सवाद की विचार की असलियत कितनी है। जब मार्क्सवाद की विचारधारा आई 18वीं सदी में, उस समय की दुनिया और 19वीं सदी के मध्य की काफी दुनिया, खासकर जो यूरोप के लोग थे, वहां से इसका प्रचार हुआ और मार्क्सवाद एक बड़ा आकर्षक लोक सिद्धांत लगने लगा था। बहुत एक बड़ी पीढ़ी थी दुनिया की जो इस मार्क्सवाद के विचार से प्रभावित होती थी। परंतु जब मार्क्सवाद के विचार से दुनिया प्रभावित हो रही थी, तब एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे जिन्होंने इस सवाल को उठाया था कि क्या मार्क्सवाद दुनिया की समस्याओं को हल दे सकता है। डॉक्टर लोहिया ने उस जमाने इस बात पर बहस शुरू की थी और चर्चा शुरू की थी कि चूंकि उस समय एक चर्चा ही चलती थी कि भाई समाजवाद क्या है और मार्क्सवाद क्या है।
तो कुछ लोग ये कहते थे कि अगर मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दी जाए तो समाजवाद हो जाएगा। पर डॉक्टर लोहिया ने पहली बार पचमढ़ी के अधिवेशन में ये कहा कि नहीं, मार्क्सवाद में हिंसा निकालने से भी समाजवाद नहीं आ सकता है। ये जो दृष्टिकोण गलत दृष्टिकोण है। मान लीजिए कि कई करोड़ लोग मर जाएं या मार दिए जाएं, तब भी क्या मार्क्सवाद समाजवाद या बराबरी ला सकता है? और लोहिया ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, ये नहीं ला सकता है। लोहिया ने मार्क्सवाद की जो बुनियादी कमियां थी, उन बुनियादी कमियों को जिनको मार्क्सवाद नहीं सोच पाए। डॉक्टर लोहिया ने मार्क्स की नीयत पर शक नहीं किया था, पर डॉक्टर लोहिया ने मार्क्सवाद जो विचारधारा की जो कमियां थी, उन कमियों को उसी समय से उजागर करना शुरू किया था। लोहिया ने अपने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि मार्क्सवाद की एक बड़ी कमी ये है कि मार्क्सवाद जो सरप्लस वैल्यू की चर्चा करता है। दरअसल मार्क्स ने दो चीजें महत्वपूर्ण ढंग से कही थी। एक तो उन्होंने क्रम बताया था कि किस प्रकार से ये दुनिया में मार्क्सवाद आएगा या दुनिया में साम्यवाद आएगा, और ये बताया कि ये साम्यवाद आना ही आना है, पूंजीवाद को अपने आप खत्म होना है, मार्क्सवाद के विचार के तहत खत्म होना है। पर लोहिया ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये कल्पना गलत है कि ये अपने आप कोई नियत के रूप में आने वाला है। और दूसरी बात जो लोहिया ने कही कि मार्क्सवाद ने जो सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की चर्चा की है, इन्हें मार्क्स ने लिखा था कि दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक मूल्य हर वस्तु के लिए होता है, जो एक ही मूल्य होता है। दूसरा मानवीय श्रम के जो मूल्य हैं, वो दो मूल्य होते हैं। एक उपभोग मूल्य होता है, एक विनिमय मूल्य होता है। तो उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में साधारण भाषा में लोहिया ने इसको कहा, समझाने का प्रयास किया कि जो मजदूरी में दिया जाता है वो, या जो मजदूर कमाता है वो, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, इस फर्क के लिए सरप्लस वैल्यू कहा गया। लोहिया ने कहा कि मैंने एक देश के भीतर तो सरप्लस वैल्यू की कल्पना की, चर्चा की, पर दो देशों के बीच में जो सरप्लस वैल्यू का निर्माण हो रहा है वो नहीं की। जो यूरोप की सभ्यता है, यूरोप की संपन्नता है, ये यूरोप की संपन्नता अकेले वहां के मजदूर की पैदावार की नहीं है, बल्कि यूरोप की जो संपन्नता है, ये संपन्नता जो गरीब दुनिया है, जो रंगीन दुनिया है, जो उपनिवेशवाद के से प्रभावित दुनिया है, उपनिवेश है, उनकी जो शोषण है, उनके जो मानवीय श्रम का जो शोषण है, उनका जो सांपत्तिक शोषण है, उस शोषण से पाई हुई सभ्यता है और संपन्नता है। और ये जो संपन्नता है, ये संपन्नता इसके लिए कभी भी बराबरी की स्थिति पर नहीं रहती। वो लोहिया ने एक और महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक के माध्यम से उठाई, ये जो दुनिया के विकसित देश हैं, इन विकसित देशों के पास में विकास के लिए पूंजी का स्तर क्या है। अब उस जमाने में, जिस जमाने में लोहिया ने पुस्तिका लिखी थी, उस जमाने में अमेरिका के पास में एक व्यक्ति के पीछे 10,000 रुपए की पूंजी थी और हिंदुस्तान के पास में मात्र 150 रुपए की पूंजी थी। आज अगर हम उसको देखें तो अमेरिका के पास में एक व्यक्ति के पीछे करीब करीब 23-24 करोड़ की पूंजी है, और हिंदुस्तान के पास में एक व्यक्ति के पीछे मुश्किल से 12 या 13,000 रुपए की पूंजी है। तो ये जो पूंजी का फर्क है, ये पूंजी का फर्क कभी भी समानता नहीं लाने दे सकता है। तो लोहिया ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये उठाई थी कि ये कल्पना ही गलत है कि कोई मार्क्सवाद से इस प्रकार की बराबरी का रास्ता हासिल हो सकता है। दूसरी बात ये थी कि मार्क्सवाद और समाजवाद का जो बड़ा फर्क, वो फर्क है कि मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही, यानी जब क्रम उन्होंने बताया, लोहिया ने उनके बताए हुए क्रम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मार्क्स ने जो कहा है कि पूंजीवाद का अंतिम जो चरण होगा वो साम्यवाद में होगा, उन्होंने कहा ये गलत है। पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्यवाद में नहीं होगा, बल्कि पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद में होगा। और आज अगर हम लोग देखें कि चीन में या रूस में और आज के अमेरिका में क्या हो रहा है, आज चीन में जहां पर साम्यवाद के चलते या मार्क्सवाद के चलते मार्क्स के दृष्टिकोण के साथ में वहां पर राज्य खत्म हो जाना चाहिए था, आज वहां पर पूंजीवाद भी आ गया, आज साम्राज्यवाद भी आ गया। रूस में आज पूंजीवाद भी आ गया, रूस में आज साम्राज्यवाद भी आ गया। वो अमेरिका में पूंजीवाद जो है वो साम्राज्यवाद की ओर जा रहा है। लोहिया ने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और साम्राज्यवाद अलग है, लोहिया ने कहा नहीं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद ये दोनों जुड़वा है, ये दोनों जुड़वा चीजें हैं। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद साथ साथ आते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में साम्राज्यवाद का स्वरूप भले बदला, परंतु जहां भी पूंजीवाद है वो साम्राज्यवाद के दम पर जिंदा है और साम्राज्यवाद के दम पर पूंजीवाद जिंदा है। तो लोहिया ने ये जो इनका यतिवाद का दृष्टिकोण था मार्क्स का, इसका खंडन किया। लोहिया ने ये भी कहा कि मार्क्स ने जो कहा है कि जो विकसित देश है
उन विकसित देशों में पहले परिवर्तन हुआ, पहले क्रांति हुई। पर लोहिया ने सवाल उठाया, लोहिया ने कहा कि नहीं, ये दृष्टिकोण गलत है। अगर विकसित देशों में सबसे पहले क्रांति होती तो जर्मनी को बदलना था, ब्रिटेन को बदलना था, फ्रांस को बदलना था। पर 1917 आज से करीब 103 साल पहले जो क्रांति हुई, वो क्रांति हुई रूस में, जो ताकत के दृष्टिकोण से या संप्रदाय के दृष्टिकोण से या मशीनीकरण के दृष्टिकोण से कहीं पीछे था। उसके बाद जो दूसरी साम्यवादी परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हुआ चीन में। चीन भी अविकसित था। तो जब ये लोहिया ने सवाल उठाया तो दो प्रकार की बातें कहेंगे। कुछ लोगों ने तो कहा कि अरे कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। हमारे साम्यवादी मित्र लोगों ने बोला कि अरे कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। लोहिया ने कहा कि नहीं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि इसके साथ जुड़ी हुई संपूर्ण धर्म के दर्शन की या विचार की जो तारतम्य है, जो श्रृंखला है, वही खंडित हो जाती है। और इसलिए कि मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के जो रिश्ते हैं, उत्पादन के जो उत्पाद होगा उसके जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते बदल जाएंगे। यानी मतलब जब साम्यवाद आएगा और पूंजीवाद अपने चरम पर जाएगा तो पूंजीवाद टूट जाएगा और बराबरी का वितरण शुरू हो जाएगा। परंतु लोहिया ने कहा कि जो उत्पादन के साधन और तरीके हैं वो तो नहीं बदलेंगे। दरअसल मार्क्सवाद में और पूंजीवाद में एक बड़ी समानता है। समानता ये है कि पूंजीवाद भी बड़ी मशीन पर निर्भर करता है और साम्यवाद भी बड़ी मशीन पर निर्भर करता है। तो क्या बड़ी मशीन के उत्पादन के साथ या बड़ी मशीन के उत्पादन के साधन से बराबरी संभव है, समता लाना संभव है? एक महत्वपूर्ण सवाल था, जिस सवाल पर लोहिया ने कहा कि गलत है। जब तक कि आप उत्पादन के तरीकों को नहीं बदलते हैं तो केवल उत्पादन के रिश्ते बदलने से बातें नहीं बनने वाली है। उत्पादन के तरीके बदलने का मतलब क्या है कि आज जहां बड़ी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप जिस भयावह मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भयावह तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हजारों लाखों लोगों के रोजगार के लिए छीन लेती है, उनके इस्तेमाल का शोषण करती है, उसके प्रयोग से आप बराबरी ले सकते हैं। और ये जो संप्रदाय दुनिया में आई, खासकर जो यूरोप के देशों में संप्रदाय आई, तो ये संप्रदाय हिंदुस्तान जैसे देशों के शोषण से आई। लोहिया ने कहा कि मैं मान लेता हूं कि यूरोप के देशों में विकास हुआ है, संप्रदाय है, परंतु ये केवल वहीं पर आई है, ये बकाया दुनिया में नहीं आई है। ये लूट जो है, ये गरीब दुनिया की लूट है, संप्रदाय है। और वहां पर इसलिए क्रांति नहीं हो सकती, बदलाव या सामुदायिक क्रांति नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो मजदूर है वो मजदूर आज सरभरा नहीं बचा है। आज यूरोप का मजदूर सरभरा नहीं है। आज यूरोप का मजदूर तो एक प्रकार का छोटा मोटा पूंजीवादी सब बन चुका है। उस पूंजीवादी सभ्यता का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता बन चुका है। उसकी आमदनी का स्तर है वो बहुत अलग बन चुका है। तो इसलिए अब वो कोई क्रांति करने वाला नहीं है। तो ये बात लोहिया ने उस जमाने में उठाई और लोहिया ने इस बात के लिए कहा। लोहिया ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही रमेश जी, जो मैं आपको राय साहब और आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मार्क्सवादी हो गए, साम्यवादी लोग हैं, इनमें दो गुण होते हैं। एक गुण उन्होंने बताया कि ये लोग जो मार्क्सवाद को गहराई समझ लेते हैं वो संपत्ति का बोझ छोड़ देते हैं। और लोहिया ने इसके लिए नचिकेता का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से उपनिषद में नचिकेता ने अपने आप संपत्ति का बोझ त्याग दिया, इस प्रकार से मार्क्सवादी लोग करते हैं। परंतु इस मार्क्सवाद और साम्यवाद की प्रक्रिया का जो प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव आज क्या है? आज हमारे जो साम्यवादी मित्र हैं, अधिकांश मित्र आज दिमागी तौर पर पूंजीवादी बन चुके हैं। अब नचिकेता नहीं है, अब अनचिकेता हो गए। तो ये 60-70 साल का जो फर्क आया है कि अब उनमें संपत्ति के प्रति मोह बढ़ा है। अब वो स्थिति नहीं बची है। और दूसरी बात जो इसके साथ में लोहिया ने कही कि मार्क्सवादी लोग, साम्यवादी लोग, चूंकि समाजवाद जो है ये गांधी की सिद्धांत को लेकर चलता है कि साधनों की प्रभुता होना चाहिए। समाजवाद तानाशाही की व्यवस्था को नहीं, सरभरा की तानाशाही नहीं मानता, क्योंकि जहां पर सरभरा के तानाशाही के नाम पर तानाशाही आई, वो तानाशाही किसकी आई? चीन में सरभरा की तानाशाही के नाम पर वहां की पार्टी की तानाशाही आई। आज एक व्यक्ति तानाशाह बन गया जिसने प्रस्ताव कर लिया है कि अब वो कभी हट नहीं सकता है। रूस में एक व्यक्ति के नाम पर जो तानाशाही आई है, वो एक पार्टी की तानाशाही पहले आई, पार्टी भी खत्म हो चुकी है। अब एक व्यक्ति की तानाशाही है, जिसने अभी संसद ने प्रस्ताव कर दिया है कि 2036 तक वो वहां पर राष्ट्रपति बने रहेंगे। उनके हटने के बाद उनके ऊपर कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई उनके परिवार पर नहीं हो सकती। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो गिरावट आई है, ये जो है, ये इस सिद्धांत के मूल में ही निहित है। ये बात महत्वपूर्ण बात लोहिया ने कही। और लोहिया ने कहा कि कई बार जो साम्यवादी लोग झूठ आलोचना करते हैं, झूठी निंदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं या गलत बात बयान करते हैं, ये मान के करते हैं
कि हमारे लिए क्रांति के लिए सब जायज है। तो जब क्रांति के लिए आप जो सिद्धांतहीनता का रास्ता अपनाते हैं, जब क्रांति के नाम पर आप कोई छल छल का रास्ता अपनाते हैं, तो उससे कोई क्रांति नहीं होना है। क्रांति सदैव नैतिक होती है। समाजवाद और साम्यवाद का एक बड़ा फर्क ये है कि समाजवाद नैतिक परिवर्तन में, अहिंसक परिवर्तन में, लोकतांत्रिक परिवर्तन में विश्वास करता है। समाजवाद कभी भी कोई तानाशाही, वो सरभारा के नाम की तानाशाही हो, सरकार के नाम की तानाशाही हो, दलीय तानाशाही हो, किसी तानाशाही विश्वास नहीं करता। तो जो बात लोहिया ने उस समय कही थी, उसका अनुभव हमको देखने में आया। जब दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, तो शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी को लोग कहते हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवाद की पार्टी है। बाद में CPI-ML हो गई और लोहिया ने लिखा कि मार्क्स के दिमाग में, चूंकि वो यूरोप के देश के थे, हो सकता है कि उनके दिमाग में लोकतांत्रिक बुद्ध रहे हो, मैं उनकी नियत पर शक नहीं करता, उन्होंने छल छद्म की बात नहीं की, परंतु लेनिन ने तो छल छद्म करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया। तो छल छद्म करके लोकतांत्रिक खत्म करने का जो सोच है वो लेनिन का सोच हो गया। जब CPI-ML हो गई, मार्क्सवादी लेनिन वाली बन गई, माने उन्होंने अपने छल छद्म को स्वीकार कर लिया। और जब माओवादी बन गई, CPI-M बन गई, या CPI-M और माओवादी बन गई, तो माओवाद ने तो सीधे सीधे एक प्रकार के साम्राज्यवाद का रास्ता ही अख्तियार कर लिया। वहां पर स्टालिन ने लाखों लोगों को मार करके, लाखों लोगों की हत्या करके बदलाव करने का प्रयास किया। देखिए, मार्क्सवाद और साम्यवाद का एक बड़ा फर्क ये है, साम्यवाद जो है वो व्यक्ति को बदलना नहीं चाहता है, वो व्यक्ति को आगे खत्म करना चाहता है। और पूंजीवाद और मार्क्सवाद में ये जो दूसरी समता मैं बता रहा हूं, एक मैंने आपको पहले बात की कि मार्क्सवाद और पूंजीवाद के दोनों के जो विकास के साधन हैं, वो दोनों के साधन बड़ी मशीनें हैं, और इसीलिए अंततः दोनों के एक हो जाते हैं। और दूसरा, पूंजीवाद ये भी मजदूर के लिए शोषण करके मारता है, और साम्यवाद भी उस मजदूर कवि के लिए हिंसा करके मारता है। जो 30 लाख लोग रूस में मारे गए थे, क्या वो अमीर लोग थे? उस जमाने रूस में इतनी अमीरी नहीं थी, पर जो लोग मारे गए थे, वो मारे जाने वाले लोग कहीं ना कहीं गरीब लोग थे, जिसके ऊपर पार्टी पर शक हो गया कि आदमी सारे खिलाफ हो गया है, नेता के खिलाफ हो गया, उसके लिए मार दिया गया। ये हत्याएं थी। तो इन हत्याओं से कोई बदलाव होना संभव नहीं है। लोहिया ने कहा कि इन दोनों बातों से कोई अर्थ नहीं निकल सकता, ये दोनों बातें ही एक दूसरे के विपरीत है। जो समाजवाद की विचारधारा है, ये भारतीय विचारधारा है, जो भारत की वैदिक कालीन सभ्यता, भारत के औपनिवेशिक दर्शन, भारतीय प्रकृति सभ्यता, इसको पर निर्भर करती है। जो गांधी के विचारों के साथ दूर तक जाती है, जो गांधी के तरीकों के साथ दूर तक जाती है। और ये जो बदलाव है, जो भारत चाहता है, वो अपने देश की मिट्टी के साथ, लोहिया ने कहा कि हर देश के लिए परिवर्तन के लिए अपने अपने तरीके खोजना होंगे, अपने अपने रास्ते खोजना होंगे। भारत को अपने देश की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल अपने रास्ते खोजना होंगे। और हम कोई दुनिया की नकल करने वाले नहीं है, हम कोई विदेशी नकल करने वाले नहीं है, हम अपने देश के खुद रास्ते खोजे। उन्होंने अपने रास्ते खोजे। लोहिया ने इसलिए भाषा, भूषा, भवन, इन सारे सवालों पर भारतीयता के लिए आगे लाए। लोहिया ने हिंदी के सवाल को छेड़ा। जब मार्क्सवादी लोग अंग्रेजी बोलना अपना गौरव मानते थे, लोहिया बगैर अपनी मातृभाषा के कोई बदलाव परिवर्तन संपन्न हो सकता है। लोहिया ने जो छोटी मशीन है, छोटी इकाई, उन्होंने कहा स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी, छोटी मशीन, उस छोटी मशीन के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाना चाहिए, उसके माध्यम से बराबरी आ सकती है। लोहिया ने धर्म के प्रति एक अलग प्रकार का नजरिया प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इसकी जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों के लिए आपको स्वीकार करना चाहिए, उन अच्छाइयों के माध्यम से समाज को बदलने में उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम को, कृष्ण को, शिव को आप मानो या ना मानो कि भाई ये हुए नहीं हुए, परंतु जो इनके गुण है, वो कहते थे हे भारत माता, मुझे राम से मर्यादा दो, मुझे कृष्ण से उन्मुक्तता दो, मुझे शिव से विशालता दो। तो अपने देसी प्रतीकों को नष्ट करके या धर्म को अफीम करके कोई बात नहीं बन सकती है। और जिन लोगों ने कहा कि धर्म अफीम के समान है, आज उन देशों में क्या हो रहा है, उन साम्यवादी मित्रों के देशों में आज वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर आज वो अफीम सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो लोहिया ने उस जमाने में मार्क्सवाद के बारे में कहा। लोहिया ने कहा कि मार्क्सवाद हिंसा और झूठ का जो रास्ता अख्तियार करता है, वो शायद भ्रम में करते हैं मार्क्सवादी लोग कि कोई क्रांति हो जाएगी, परंतु इससे कोई क्रांति होने वाली नहीं है, क्योंकि अनैतिक तरीकों से, हिंसा झूठ से कोई क्रांति होने वाली नहीं है। और अगर कोई क्रांति होना है तो वो नैतिकता से, सच्चाई से, अच्छे रास्ते से होना चाहिए। अगर साधन अच्छा नहीं है तो आपका लक्ष्य अच्छा कितना भी आप बताएं, परंतु परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है।
मार्क्स का लक्ष्य समता का हो सकता है, पर साधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो समाजवाद और साम्यवाद के बीच जो फर्क है, वो फर्क ये भी है कि इनके बीच में साधनों के में समाजवाद साधनों की पवित्रता मानता है, मार्क्सवाद समाजवाद अपने लक्ष्य के लिए कोई पवित्रता नहीं मानता है, जो रास्ता करना होगा। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में पूंजीवाद के दो हिस्से बन गए हैं। आज कारपोरेट के बीच में और मार्क्सवादियों के बीच में वैश्विक स्तर पर एक प्रकार की समझ बन गई है, और वो इसी के चलते बनी है कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो वहां से कह दिया कि ये मशीनें बड़ी बड़ी आएंगी तो अपने आप साम्यवाद आ जाएगा। परंतु वो भूल गए कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इसी ने न केवल इंसान को निकलेगी, ये मार्क्सवाद की विचारधारा को भी निगल जाएंगी, और आज इसलिए हो रही है। तो आज ये जो पुस्तक है, पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से आज लोहिया की उन बातों को हम लोग देखते हैं कि जो सही होगी। इस विकास के बारे में लोहिया की बातों को, मैं दो बातों को आपके यहाँ बीच में पढ़ के उद्धृत करना चाहूंगा। लोहिया ने कहा, असलियत में अब इन 80 सालों में कोई निर्मम व्यवस्था खुद अपनी आबादी के एक हिस्से को खत्म करेगी, एक हिस्से का जुड़ करेगी और दूसरे हिस्सों को पिछड़ा छोड़ देगी, तो ऐसे तनाव पैदा होंगे कि वह व्यवस्था अपनी कौम के अंदर कोई नई भावना पैदा नहीं कर सकेगी। यही बात पूंजीवाद और कांग्रेस पार्टी जैसे उसके मूर्त रूपों के साथ भी है। लोहिया ने उस जमाने में बात कही। और दूसरी बात लोहिया ने जो कही कि पूंजीवाद विकास का सही विश्लेषण करने पर कहना होगा कि पूंजीवाद के द्वारा अतीत में मनुष्य जाति यूरोपियंस की बड़ी प्रगति हुई है। ये इसलिए लोहिया ने वो कहना पड़ा था कि मार्क्सवादी लोग कहते थे और अभी भी कहते हैं कि पूंजीवाद से दुनिया में कुछ विकास तो हुआ है। ये बहुत भ्रम है कि पूंजीवाद से कोई विकास हुआ है। पूंजीवाद से इंसान का विकास नहीं हुआ, मानव का विकास नहीं हुआ है, मानव का एक हिस्से का विकास हुआ है। उस जमाने में लोहिया ने कहा कि पूंजीवाद के द्वारा अतीत में मनुष्य जाति की यूरोपियंस की बड़ी प्रगति हुई, लेकिन यह प्रगति रुक गई है। मनुष्य जाति के बाकी हिस्से की पूंजीवाद के जरिए कभी कोई प्रगति नहीं हुई। शुरू में ही पूंजीवाद के अंदरूनी और बाहरी इदारों को देखकर पूर्व की अर्थव्यवस्था को एक मानने से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो विकास हुआ है, ये विकास यूरोप के उन देशों का हुआ है जिनके पास पूंजी की विषमता थी, जो पूंजी के मालिक थे। ये उनका हुआ है जिनके पास में पूंजी के साथ साथ साम्राज्यवाद की थी, तो उनका विकास हुआ है। विकास यूरोप के देशों का हुआ है, विकास कोई एशिया के देशों का नहीं हुआ है, विकास कोई अफ्रीकी देशों का नहीं हुआ है। न तब हुआ है और न हुआ है। तो मार्क्सवाद अपनी जो आंतरिक कमियां हैं, अपनी जो वैचारिक कमियां हैं, मार्क्स की दृष्टि, मार्क्स की भावना भले अच्छी रही हो, पर मार्क्स जो नहीं देख पाए थे उसको लोहिया ने देखा और परखा था। इसके लिए समाजवाद एक रास्ता है, भारतीय समाजवाद जो रास्ता है। भारतीय समाजवाद के माध्यम से ही न केवल भारत में बदलाव होगा, बल्कि दुनिया में बदलाव होगा, और वही रास्ता शायद दुनिया के लिए सबसे मुफीद होगा, जिसमें इंसान इंसान को बचाएगा, इंसान नैतिक पर चलेगा, इंसान प्रकृति के साथ चलेगा। जो गांधी ने हिंदू स्वराज में लिखा था कि इंसान को प्रकृति उड़ जाना चाहिए। अब मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, 2 मिनट का समय मुझे आपसे और ले लूंगा कि ये कोरोना का काल आया। इस कोरोना के काल में अब लोग क्या कर रहे हैं? न्यूयॉर्क के कई लाख लोग जिनको संपन्न थे, वो भाग करके गांव की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपने अपने फार्म हाउस में जा रहे हैं। तो गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने यही तो कहा था कि आपकी जो मशीनी सभ्यता है, ये मशीनी सभ्यता तो बीमारियों को फैलाने वाली है। आज हम लोग दुनिया मान रही है कि साहब हवाई जहाज से बीमारी आ रही है। आज दुनिया मान रही है कि से बीमारी जा रही है। तो गांधी ने तो उस जमाने में कहा था। तो भारतीय समाजवाद ये उपनिषद, वेद, गांधी और भारतीय सभ्यताओं पर चलने वाला समाजवाद है, और यही मानवता का कल्याण का रास्ता हो सकता है। आप सबको जो अवसर दिया, लोहिया की पुस्तक की चर्चा करने अवसर दिया, आपको बहुत धन्यवाद देंगे। और कोई अगर सवाल भी करना चाहे तो हम उनके भी धन्यवाद देंगे। हम राय साहब को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि राय साहब तो हमको चेहरे से भी संपूर्ण भारतीय लगते हैं, और राय साहब से ज्यादा भारतीय हमारी भाभी जी हैं कि जब कई लोग फोन करते हैं और अगर राय साहब सुन रहे तो कहते सुतल है, तो हमको भारतीय भाषा और भारतीयता का सुख वहां मिलता है। तो हम उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। जो श्रोता इसमें शामिल हुए हैं उन सबको बहुत धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब मार्क्सवादी लोग अपने आप को बदलेंगे। हालांकि उनके एक नियतिवाद मान लिया है तो कठिन है, परंतु मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बदलना तो होगा। बदलोगे, परिवर्तन लाओगे, तभी समाज को बदल पाओगे। जब अगर बदलोगे नहीं तो खुद भी जड़ बन जाओगे। जड़ जो जड़ होगा दूसरे को नहीं बदल सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, समाज का नियम है, किसी भी
और आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने खुद के विचार तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचार मार्क्सवाद और समाजवाद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सामने रखी। हमारी बहुत सारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, या जो इवन बहुत सारे एकेडमिक्स में लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के लिटरेचर में जो बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़ते हैं और उसकी जानकारी नहीं होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरीके से आपने ये, एक तो सबसे पहले तो आपने जो ये पुनः प्रकाशन किया है इतने सारे महत्वपूर्ण किताबों का, वो बहुत सराहनीय है, जिससे कि ये किताबें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और दूसरा, फिर जिस तरीके से आज आपने अपने विचार रखे, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारतीयता को लेके, जो चाहे हमारी भाषा हो या हमारी वेशभूषा हो, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहाँ कौटिल्य नीति, या जो हमारा जो इतना बड़ा विज़डम है, जो मैन्युस्क्रिप्ट में लाखों करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो हमारे लिटरेचर है, जिसमें और इतने सालों की सभ्यता है, उसमें अगर हमें बाहर से अ, किसी नीति के लिए आइडिया लेना है तो लेना चाहिए, लेकिन वो भारतीयता के दायरे में ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आगे अब चर्चा को बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफ़ेसर अशोक पंकज को, जो कि काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। अशोक जी, आप अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद रमेश कौर जी। आदरणीय राम बहादुर राय जी जो इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री सर, आप अपना उनकी पुस्तक ठीक है। पर चर्चा करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। मुकेश वर्मा जी एवं तमाम साथी जन जो इस समय हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और खासकर राम बहादुर राय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मार्क्सवाद और समाजवाद की पुस्तक पर चर्चा कर विषय को जागृत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। मैं इस बात के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विषय को इस पर चर्चा करने का एक अवसर दिया है, और यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी विडंबना अभी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व समाज के सामने है कि जब पूंजीवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ पूंजीवाद के संकट भी उतने ही तेजी से सामने उभर कर आ रहे हैं। ये दोनों विडंबनाएं एक साथ चल रही है। मार्क्स ने जो अपनी जो थीसिस, जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें कहीं न कहीं मार्क्स इसी विडंबना पर चर्चा से शुरुआत करते हैं, और एक प्रकार से उनके इस सिद्धांत में इस विडंबना मूल अंश है। तो इसलिए आज के समय में इस पर चर्चा करना बहुत ही समसामयिक है, और शायद इसका महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि दुनिया को पूंजीवाद के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, उससे रास्ते निकालने होंगे, और उस पर चर्चाएं भी होनी शुरू हो गई है। अब उसके रास्ते कौन से होंगे, वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, उसको लेकर कई प्रकार के विश्व स्तर पर चिंतन भी हो रहे हैं। कोई खास विचारधारा अभी उसका एक विकल्प देने में सक्षम नहीं हुआ है, जिसको कि पूरी दुनिया उसको स्वीकार करे और उस पर आगे चले। लेकिन वो संकट है, और पूंजीवाद भी इसको स्वीकार करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संकट के दौर में चल रहा है। राम मनोहर लोहिया के कुछ साहित्य को मैं पढ़ते रहता हूँ, बट उसमें मुझे बहुत गहरे विचार दिखते हैं। ये मेरा एक आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र भी है। उनके विचारों में एक तर्क है, एक फिलॉसफी दिखती है, और भारतीय समाज, भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो एक बदलाव की एक पद्धति और दृष्टिकोण भी देता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो। और इसलिए मुझे लगता है कि बुद्धजनों को एवं अन्य लोगों को भी उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, और जो लोग उनके विचार
को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो इसके लिए बहुत ही सराहनीय है और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में, जो छोटी सी पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो 1950 की वो पुस्तक है। आज करीब 70 सालों के बाद उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कि उस पुस्तक की कुछ बातें आज के संदर्भ में उतना शायद वो तार्किक न दिखे, लेकिन वो पुस्तक पूरी तौर पर जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उस उद्देश्य को पूर्ण करता है और मार्क्सवाद की एक अच्छी सटीक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक को लोहिया ने मूल रूप से 3 भागों में, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांत की एक व्याख्या की है और वो एक गहरी व्याख्या है। मार्क्सवाद के सिद्धांत की एक आलोचनात्मक व्याख्या है। उसकी अच्छाइयों, उसकी कमजोरियों, उसकी तार्किकता और उसकी उपयोगिता, इन चारों सवालों पर उन्होंने इस पर चिंतन किया है। मार्क्सवाद के सिद्धांत से जो लोग परिचित हैं, वो जानते हैं कि उसमें सरप्लस वैल्यू का जो थियरी उनका है और पूंजीवाद का जो विनाश का सिद्धांत है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में तार्किक तौर पर जुड़े हुए हैं। मार्क्स जब इसके रहे थे, तो उनके मन में बात थी कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने आंतरिक विडंबनाओं से, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से विनष्ट हो जाएगा। किसी बड़ी शक्ति को उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता चला जाएगा, धन एवं संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उस सीमित लोगों, पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होते चला जाएगा। मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ज्यादा कारखाने खुलेंगे, ज्यादा लोग उसमें रोजगार के लिए आएंगे। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो मूल मंत्र है, जिसमें कि मजदूरों को उनके जो उत्पादकता होती है उसके बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है, उसके कारण एक समय यह ऐसा आएगा जब मजदूरों की जो डिमांड है, जो बाजार से वस्तुएं खरीदने की क्षमता है, वो कमती चली जाएगी। परिणाम क्या होगा? जो पूंजीवादी जो उत्पादन करेंगे, जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित होगी, उन वस्तुओं की बाजार भी घटती चली जाएगी। जब बाजार घटती चली जाएगी तो पूंजीवादी पर भी एक संकट आएगा और एक कंट्राडिक्शन ही पूंजीवाद को नष्ट करेगा। इसीलिए मार्क्स ने अपनी व्याख्या में इस बात पर बल दिया था कि यह पूंजीवाद का एक अंतिम चरण होगा, सबसे प्रकाष्ठा का चरण होगा, जिसमें कि पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर होगी, सरप्लस उनके पास बहुत ज्यादा जनरेट होगा, मजदूरों की स्थिति खराब होती चली जाएगी और उसी के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा सर्वहारा वर्ग तैयार होगा जो इस कंट्राडिक्शन के कारण जो पूंजीवाद को ले डूबेगा। इस सिद्धांत के उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पहले विश्लेषण किया है और जो पाठक उनके इस पुस्तक को पढ़ेंगे उनको उसका एक अच्छा झलक देखने को मिलता है। लेकिन इस सिद्धांत के माध्यम से लोहिया ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और जो उनकी ओर से मार्क्सवाद का एक प्रकार से एक समालोचना है, एक क्रिटिक है। जो सबसे पहला सवाल उन्होंने उठाया है, वो के तौर पर उन्होंने उठाया है और दृष्टांत के रूप में उन्होंने रखा है। लोहिया कहते हैं कि अगर मार्क्सवाद का सिद्धांत तार्किक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर सही है, तो जो क्रांति आई, जो साम्यवादी क्रांति आई, वो यूरोप के प्रमुख औद्योगिक देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उनमें नहीं आई, बल्कि रशिया और चीन जैसे तुलनात्मक तौर पर कम विकसित, कम औद्योगिक राष्ट्रों में आई। तो एक उदाहरण के माध्यम से वो मार्क्स के सिद्धांत के कंट्राडिक्शन को दिखाते हैं कि जहां मार्क्स ने इस सिद्धांत में इस बात का प्रतिपादन किया था कि साम्यवादी क्रांति वहां आएगी, पूंजीवाद का विनाश वहां होगा जहां पर पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। लेकिन विश्व के इतिहास में देखने को यह मिला कि उन राष्ट्रों में तो साम्यवादी क्रांति नहीं आई, बल्कि साम्यवादी क्रांति उन राष्ट्रों में आई जो अपेक्षाकृत कम औद्योगिक थे और कम विकसित भी थे। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न से राम मनोहर लोहिया मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर उसके
एक सटीक आलोचना प्रस्तुत करते हैं। एक दूसरी बात जो इस सिद्धांत की आलोचना के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, उनका कहना है कि मार्क्सवाद के सिद्धांत के हिसाब से मजदूर वर्ग धीरे-धीरे गरीब होते चला जाएंगे और जो उसी से सर्वहारा वर्ग का निर्माण होता चला जाएगा। लेकिन उन तमाम औद्योगिक देशों में मजदूर वर्गों की स्थिति अच्छी हुई है। औद्योगिकरण के साथ, पूंजीवाद के विकास के साथ उनकी भी स्थिति अच्छी हुई है, जो भी इस बात का ये संकेत देता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के इस पक्ष में कहीं न कहीं त्रुटि है। लेकिन कि वो व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। और इसी बात का विश्लेषण करने के लिए अपने इस पुस्तक के दूसरे खंड में उन्होंने जो जुड़वा संतान के रूप में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को एक दूसरे का पूरक के रूप में प्रस्तुत किया है। मार्क्सवादी सिद्धांत में साम्राज्यवादी व्यवस्था को पूंजीवाद का एक अंतिम चरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसमें इस बात को कहा गया है कि साम्राज्यवाद जब पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी तब वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देगी। लोहिया इसकी भी एक आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि पूंजीवाद जहां भी विकसित हुई है पूरे यूरोप में, वो साम्राज्यवाद की ताकत पर विकसित हुई है। वो देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था के सरप्लस वैल्यू की ताकत पर विकसित नहीं हुई है। जैसा कि मार्क्स ने कहा था, मार्क्सवादी सिद्धांत में जैसा कि बताया जाता है कि सरप्लस वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा पूंजीपति लोग अपने अपने पास रख लेंगे, जिसके कारण वहां पर सर्वहारा वर्ग की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सर्वहारा वर्ग जब कमजोर होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो वही पूंजीवाद का विनाश करेगा। लेकिन साम्राज्यवाद के कारण हुआ यह कि उन देशों के सर्वहारा वर्ग की उतनी स्थिति खराब नहीं हुई, बल्कि दूसरे देशों में जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, वहां पर लोगों की स्थिति खराब हुई और ये पूंजीवादी राष्ट्र वहां से धन और संसाधनों का शोषण करके अपने देश को समृद्ध करते रहे। तो एक प्रकार से जो मार्क्स की व्याख्या थी, मार्क्सवादियों की व्याख्या थी, खासकर लेनिन ने जिसको कि कैपिटलिज्म साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का एक अंतिम चरण के रूप में व्याख्या किया था, वो कहीं न कहीं राम मनोहर लोहिया उस बात पर उसकी एक आलोचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और बताते हैं कि ये भी एक जो तथ्य के तौर पर इतिहास में देखने को नहीं मिला। इन तमाम पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपने को समृद्ध किया, वहां का सर्वहारा वर्ग भी समृद्ध हुआ, लेकिन वो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के उन उपनिवेशों से संसाधनों को चुरा कर लाए, उनका शोषण करके लाए और उससे अपने राष्ट्र को मजबूत करे। ये दो मूलभूत कॉन्ट्रडिक्शन वो मार्क्स के सिद्धांत में प्रस्तुत करते हैं और इसी के आधार पर वो आगे अपने सिद्धांत को भी बढ़ा देते हैं। जब मार्क्स के सिद्धांत की कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं, जिसके तहत उन्होंने साम्राज्यवाद को भी लक्षित किया है, तो लोहिया यह भी कहते हैं कि एक बड़ी विडंबना इस साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के दोनों के संयोग से यह भी हुआ कि मशीनों का जो उत्पादन क्षमता में जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, क्योंकि पश्चिम के राष्ट्रों में मशीनों पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई थी। मशीनों के माध्यम से उन्होंने प्रॉफिट कमाने का साधन बनाया, यानी कि अपने को समृद्ध करने के लिए उन्होंने मशीन को साधन बनाया, मानव को साधन नहीं बनाया। और अगर वो मानव को साधन बनाते तो रोजगार भी बढ़ता, उन औपनिवेशिक देशों में भी रोजगार का सृजन होता, जिससे के साथ वहां की स्थिति भी बेहतर होती। लेकिन उन लोगों ने, उन राष्ट्रों ने अपने को समृद्ध करने के लिए मशीनी इस्तेमाल किया, जो मानवीय ताकतों को कहीं न कहीं उसको दबाया और उसका शोषण किया। और इसी के आधार पर वो कहते हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें मशीन का शासन खत्म होगा और मानव का शासन स्थापित होगा। मानव का शासन वस्तु का शासन होगा। वो भी उनके स्थापना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर कहीं न कहीं लोहिया गांधी के भी बहुत करीब देखते हैं और गांधी का असर उनके विचारों में देखने को मिलता है। मशीन को लेके लोहिया की समझ में यही थी कि देश की परिस्थिति के हिसाब से मशीन का उपयोग होनी चाहिए।
वो पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तौर पर खारिज नहीं करते थे। वो कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में मशीनों का इस्तेमाल कुछ हद तक सही है और मशीनों का इस्तेमाल कुछ हद तक हमें करना भी चाहिए, लेकिन किस किस हद तक करना चाहिए उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए। भारत जैसे देश में जहां पर बेरोजगारी की समस्या बहुत प्रमुख न केवल आज है बल्कि उस दौर में भी थे, वहां पर बहुत हेवी मशीनों के उपयोग के पक्ष में न थे, न तो गांधी इस पक्ष में थे, न तो लोहिया इस पक्ष में थे। और एक और रचना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निराशा के कर्तव्य। वो उन्होंने 1962 में युवा छात्रों को संबोधन करने के वक्त में अपने भाषण में दिया था, जिसमें कि उन्होंने उस वक्त 1960 के दशक के शुरुआती दौर में उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को एक बहुत अहम समस्या बताई थी। वो समस्या आज हमें दिखती है कि कितनी अहम थी, और उस समस्या को 1960 के दशक में लोहिया ने विजुअलाइज किया था। और उस समस्या के पीछे भी उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को जवाबदेह ठहराया था, वो तकनीकी को, वो टेक्नोलॉजी को और वो मशीन को। वो आज पूरा विश्व उस चीज को स्वीकार करता है कि मशीन के इस्तेमाल से बेरोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या बढ़ी है। भारत तो खास करके वहां पर रोजगार की एक बड़ी समस्या विकराल रूप ले रही है और आगे समय में इसकी समस्या और भी बढ़ने वाली है। इसीलिए वो मशीन को लेके भी कॉशन करते थे। मार्क्सवादी सिद्धांत में कहीं कोई मशीन का क्या स्वरूप होगा, किस हद तक मशीन का इस्तेमाल किया जाए, इस पर कहीं न कहीं चुप्पी है। तो और इसी बात को देखते हुए लोहिया ने इस चीज का भी जिक्र करना बहुत वाजिब समझा। अब जब रास्ते की बात आती है कि क्या रास्ता हो, भारतवर्ष के लिए क्या हो, समाजवाद का क्या रास्ता हो, तो लोहिया समाजवाद को तो पहले मार्क्सवाद से जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर समाजवाद के दृष्टिकोण के बारे में भी वो चर्चा करते हैं। कुछ लोगों की, जैसा कि अभी रघुजी ने भी बताया कि वो कुछ लोग आमतौर पर लोग मार्क्सवाद को, समाजवाद को इस तरह से व्याख्या करते थे कि अगर मार्क्सवाद से हिंसा को खत्म कर दिया जाए तो समाजवाद है। लेकिन समाजवाद केवल मार्क्सवाद से हिंसा को हटा देने की बात नहीं, बल्कि मार्क्सवादी सिद्धांत में जो कमजोरियां थी, जिसको कि लोहिया ने ऑलरेडी उसकी व्याख्या कर चुके हैं, उस कमजोरियों को भी समझने की जरूरत है। समाजवादी में कोई इस प्रकार की कोई तार्किक कमजोरी नहीं देखने को मिलती है। समाजवाद का सिद्धांत बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है। वो समानता के सिद्धांत को पर आधारित है, वो बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है, और वो केवल आर्थिक संरचना का सिद्धांत नहीं है, वो सामाजिक संरचना का भी सिद्धांत है, राजनीतिक व्यवस्था का भी सिद्धांत है। जो मार्क्सवाद का सिद्धांत था, उस मार्क्सवादी सिद्धांत में आर्थिक संरचना को, आर्थिक पुनर्रचना पर विशेष ध्यान दिया गया था, बल्कि राजनीतिक स्वरूप और उस प्रकार से उस पर चिंतन नहीं किया गया। केवल इतना ही से कह दिया गया कि सर्वहारा वर्ग का ही शासन होगा, और इसका परिणाम देखने को मिला कि जहां भी सर्वहारा वर्ग के नाम पर शासन हुआ, वो एक प्रकार से एक तानाशाही शासन व्यवस्था हो गई, जो लोकतंत्र को नकारा और लोकतंत्र के साथ एक बड़ा समझौता था। लेकिन समाजवादी पद्धति में लोकतंत्र के साथ कोई समझौता करने की बात नहीं कही गई। लोकतंत्र को समाजवादी पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। और लोहिया कहते हैं अपनी इस लास्ट पुस्तक के जो अंतिम खंड है, उसमें उन्होंने इस बात को बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि आंतरिक तरीके से ही समाजवाद को भारत के संदर्भ में और अन्य देशों के संदर्भ में लाना होगा। तो जहां तक समाजवाद और मार्क्सवाद में फर्क का सवाल है, तो केवल हिंसा का फर्क नहीं है, एक पद्धति का भी फर्क है, एक दृष्टिकोण का भी फर्क है। और पद्धति जहां पर मार्क्सवादियों ने हिंसा को या अन्य एवं अनुचित तरीकों को साध्य के हिसाब से उचित ठहराया, लोहिया कहते हैं कि वो समाजवादी सिद्धांत में वो उसको हम तवज्जो नहीं देते। हमारे लिए साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा साध्य है। यहाँ पर सीधा वो गांधी का उन पर असर दिखता है। हालांकि पुस्तक में वो इस बात को कहीं न कहीं नकारते हैं कि वो गांधीवाद के आदर्शों को मार्क्सवाद पर लाद कर समाजवाद की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से बहुत साफ तौर पर ये दिखता है कि साधन और साध्य का सिद्धांत जो गांधी ने दिया था, उसको कहीं न कहीं लोहिया भी स्वीकार करते हैं। उसी साधन और साध्य के सामंजस्य से वो समाजवाद की स्थापना की परिकल्पना करते हैं। एक और भी उनके जो सैद्धांतिक
दृष्टिकोण है उसमें वो साफ करते हैं कि सामाजिक समरसता और सामाजिक एवं आर्थिक दोनों व्यवस्थाओं में सामंजस्य होनी चाहिए। समाजवाद के दृष्टिकोण में ये दोनों के बीच में तारतम्य होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्क्सवाद कहीं न कहीं इस पर भी चूक करते हैं कि मार्क्सवाद पूरे के पूरे एक आर्थिक व्यवस्था केंद्रित हो जाती है और बाकी बाकी संगठन की व्यवस्था, बाकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का संगठन क्या होगा, स्वरूप होगा, उस पर बहुत गहरा चिंतन नहीं किया गया है। वो पूंजीवाद पर केंद्रित हो जाता है, पूंजीवाद के विघटन को ही अपना एक लक्ष्य बना लेता है कि अगर पूंजीवाद विघटित हो गया तो मार्क्सवाद अज्यूम करता है कि सारी की सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद संकट में है, वहां भी कोई ऐसा नहीं है, या जहां पर पूंजीवाद खत्म हुई वहां कोई ऐसा नहीं कि वो मार्क्सवाद के आने के बाद सारी समस्याएं समाधान हो गई। और इसी गलती का परिणाम यह हुआ सोवियत यूनियन का विघटन भी हुआ, क्योंकि वो तार्किक तौर पर इस लॉजिक को और मार्क्सवाद की इस कमजोरी को उन्होंने सुधारने का प्रयास नहीं किया। अगर आज लोहिया होते तो 2-3 सवालों पर मैं समझता हूं कि वो और भी चिंतन करते। कुछ एक चीजों को लेके जो शायद समय के हिसाब से जब वो इस पर वो चर्चा कर रहे थे, इस पर वो लिख रहे थे, तो शायद वो विजुअलाइज नहीं कर पाए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन एक प्रश्न जो उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है, वो शायद आज के संदर्भ में सही नहीं उतरता है। लोहिया कहीं न कहीं यह स्थापना देते हैं कि यूरोपियन या औद्योगिक यूरोपियन राष्ट्रों की तरह एशिया का कोई भी मुल्क 60-70 साल में भी प्रगति नहीं कर पाएगा, भारी मशीनों का इस्तेमाल कर या उसी पद्धति पर चल के। अपवाद आज चीन देखने को मिलता है, वो कहीं न कहीं यूरोपीय पद्धति पर ही वो प्रगति किया है। शुरुआती दौर में उसने एक समाजवादी पद्धति को जरूर अपनाया, निजी संपत्ति को समाप्त किया, लेकिन जो मौलिक परिवर्तन चीन में आर्थिक तौर पर हुआ, वो यूरोपीय कहीं न कहीं यूरोपीय और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत ही हुआ। तो यह भी एक बड़ा कंट्रोडिक्शन देखने को मिलता है। लोहिया जो बात कहते हैं कि वो 70-80 सालों में भी शायद इन राष्ट्रों में परिवर्तन ऐसा नहीं हो सकता है, वो आज के संदर्भ में उस पर रिफ्लेक्ट करते और शायद उस विचार को बदलते। दूसरी बात है जो शायद उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था और अगर वो आज रखते तो उस पर भी वो रिफ्लेक्ट करते, वो वैश्वीकरण का मुद्दा। आज पूंजीवाद की समस्या केवल देश की समस्या नहीं, राष्ट्र की समस्या नहीं है, वो वैश्विक समस्या हो गई है। लेकिन पूंजीवाद की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो आज रोजगार का संकट है, उस रोजगार का संकट को किस तरह से पूंजीवाद बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उस संकट को अगर नहीं बनाएगा तो उसके एक्युमुलेशन है वो घटते चले जाएंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं किस प्रकार से तकनीक का पूंजीवाद हावी है। हमारे जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है पूरे विश्व में, उसमें माइक्रोसॉफ्ट उस फील्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का चलता है। विंडो जिसको हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, एमएस ऑफिस यूज करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट को जो विंडो है वो मार्केट सैचुरेट कर गई है, जितने लोग थे उनके पास बेच चुका है, तो बाजार कैसे क्रिएट करे, वो उसके पास एक चुनौती है। क्योंकि कुछ नए ग्राहक जुड़ेंगे, कोई नया जो जनसंख्या बढ़ोतरी होती है, तो जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ कुछ कस्टमर भी जुड़ते जाते हैं, कुछ ग्राहक भी जुड़ते जाते हैं, लेकिन उससे उनके उनके जो संपत्ति का जो उनको एक्युमुलेट करती है या उनको जो प्रॉफिट जो जनरेट करना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने नए तरीके इज़हार किए हैं और वो तरीका यह है कि उस प्रोडक्ट को 2 साल या 3 साल में मार्केट से बाहर कर देते हैं और मजबूरन हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है क्योंकि हम पूरा का पूरा विश्व उसी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को चलाते हैं। विंडो का ईयर बदल के नाम 2003, 2007, 2010 वर्जन लाते रहते हैं और हमें उस वर्जन को खरीदना पड़ता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट को बेचना है और प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये आवश्यक है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी सैचुरेट कर चुका है, तो उसमें कोई नई फीचर जोड़ के कोई छोटी-मोटी बदलाव करके और उसको हमें वो करना है। इसका एक बड़ा परिणाम होता है कि हमारा सरप्लस जाता है, हमारा कंज्यूमर का भी पैसा जाता है और एक अनप्रोडक्टिव चीज में थोड़ी बहुत यूटिलिटी ऐड होती है। इस प्रकार के कई तरीके पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था ने अपनाई है, जिसके माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सिस्टम को चलाते रहें, लेकिन साथ ही साथ
इस वैश्वीकरण के कारण और इस पूंजीवाद का प्रभाव के कारण जो उपभोक्ता के हाथ से जो परचेजिंग पावर है, अगर वो घटते चली जाती है तो उसके संकट को पूंजीवाद टाल नहीं पाएगा। और यह देखने को मिल रहा है 2008 का जो क्राइसिस था, ग्लोबल क्राइसिस था, वो कहीं न कहीं उन राष्ट्रों ने अच्छे ढंग से उस क्राइसिस को समझा, उसके साथ निपटा, जहां पर उनका अभी भी उस प्रोडक्ट का डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा था। उदाहरण के तौर पर जब 2008 का क्राइसिस आया तो भारतवर्ष बहुत अच्छे ढंग से उस क्राइसिस को उसके साथ निपट पाया, और उसका एक बड़ा कारण था कि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हम बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। यानी कि हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा शेयर इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंट है। चीन की भी यही एक बड़ी खासियत है कि चीन और भारत के दोनों राष्ट्र अभी कुछ समय तक अपने ग्रोथ को इसलिए भी मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि उनका एक डोमेस्टिक बाजार जो है वो भी काफी विशाल है। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों को आज संकट है, और इसी संकट के कारण वो वैश्वीकरण को मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के बगैर उनकी वस्तुएं नहीं बिकेंगी। उनका जो अपना घरेलू बाजार है वो सीमित है, वो सैचुरेट कर चुका है, और वहां पर उनको प्रॉफिट नहीं जनरेट होती है। इसलिए विश्व में चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका है, वहां पर उनको प्रोडक्ट बेचनी है, और इसीलिए वैश्वीकरण का वो बस उसके वकालत करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उसी के हिसाब से वो व्यवस्था भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं अंत में यही कहूंगा कि जो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर जो उसकी एक आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की है, वो पढ़ने लायक है, वो समझने लायक है, और वो मार्क्सवाद की कमजोरियों को बहुत ही साफ तौर पर सामने लाकर रख देता है, जिसको कि हम लोग देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन के माध्यम से मार्क्सवाद अपने सीमाओं में भी सिमटा है। लेकिन साथ साथ जो समाजवाद के जो पद्धति वो बताते हैं, उस पद्धति को गौर करने की आवश्यकता है, और उस पद्धति को खास करके भारत के संदर्भ में जब यहाँ भी पूंजीवाद का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, पूंजीवाद से दूसरे संकट गहराते चले जा रहे हैं, तो लोहिया के विचारों को कहीं न कहीं अपनाने की भी आवश्यकता है। और इसके लिए जो उनका संदेश है, उस संदेश को उन्हीं की पुस्तक से मैं उद्धृत करता हूं, मैं कोट करता हूं। हिंदुस्तान में अब उस किस्म के आदमी की है जो तेज उग्र हो, जो मुमकिन है पूंजीशाही, सामंतशाही और मौजूदा सरकारों से लड़ते हुए कभी गलतियां कर जाए, जिससे इसके बहुत ज्यादा फिक्र न हो कि उसे क्या कुछ सहना पड़ता है, लेकिन जो इस बात को ध्यान रखे कि उसके वर्ग संघर्ष का एक एक काम अपने आप में उचित हो, यानी कि साधन और साध्य के सिद्धांत पर वो यहाँ पर एम्फसाइज कर जोड़ देते हैं। आगे लिखते हैं, हड़ताल, सिविल नाफरमानी, कानून तोड़ना या बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमीन पर कब्जा कर लेना, यह सब काम इस तरह से किया जाए कि उनमें झूठ बोलना या हत्या करना शामिल ना हो। यानी कि वो साधन की पवित्रता को बरकरार रखते हुए भारतीय समाज को जो संदेश देते हैं कि उसमें अगर हमें जो समाजवाद लाना है, उसके लिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से पवित्र साधनों करके ही वो परिवर्तन लाना होगा, और ऐसी परिवर्तन से भारत का विकास होगा। भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को, और विशेषकर राम बहादुर राय जी को, जिन्होंने इस सभा की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, और हम सभी को मौका प्रस्तुत किया। धन्यवाद पंकज जी, आपके बहुत बहुमूल्य विचारों के लिए। आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा आज से 70 साल पहले जो किताब लिखी, उसकी आज की डेट में भी क्या प्रासंगिकता है, किस तरीके से आपने आज के समय के हिसाब से उसकी उपयोगिता और कहाँ-कहाँ से लोगों को कितने सारे विचार आपने रखे, जिससे कि तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके बहुमूल्य समय के लिए, विचारों के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री मुकेश वर्मा जी को। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार।
आज यह मेरा सौभाग्य बना है कि एक अति विशिष्ट विषय पर आयोजित संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय राम बहादुर राय जैसे उद्भट विचारक को एक बार फिर सुनने का मुझे मौका मिल रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज इस संगोष्ठी में आदरणीय रघु ठाकुर, रघु भाई भी हैं। देश में अपनी तरह से समाजवाद का अलख बरसों से जगाने वाले और हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। क्योंकि समाजवाद का जो कुछ भी क, ख, ग है, वो हम लोगों ने रघु ठाकुर से ही सीखा है और लगभग 50-60 वर्षों का जो जो ये रहा है, जो साहचर्य रहा है, उसमें समाजवाद को लेकर के बहुत सारी बातें उठी हैं, उसकी आलोचना हुई है, उसके विरोधाभास और विद्रूपों के बारे में भी बात की गई है। अक्सर हम लोग समाजवाद से विमुख भी हुए हैं और यह भी हुआ है कि समाजवाद को लेकर के हम लोग संशय और भ्रम में पड़े हैं। लेकिन रघु ठाकुर अखंड भाव से समाजवाद के बारे में लगातार बात करते रहे। कहना ये ठीक होगा कि हम लोगों को शिक्षित करते रहे और अ, मध्य प्रदेश में जहाँ तक मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा वर्ग है और एक समय का युवा वर्ग है जो रघु ठाकुर से बहुत प्रेरणा प्राप्त करता रहा और रघु ठाकुर ने उनको बहुत बताया समझाया भी है। इसलिए वो मैं उन्हें प्रणाम भी करता हूँ। इस किताब के बारे में बात करते हुए कि मुझे यह कहना है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में समता के दर्शन और समाजवादी सिद्धांतों के लिए एक नई विचार भूमि विकसित और पल्लवित करने वाले डॉक्टर लोहिया के वैचारिक संघर्ष और अकादमिक अवदान से हम लगातार चित रहे हैं और हर बार उनके विचारों को पढ़ते हुए हम एक ऐसी ऊर्जा और प्रेरणा पाते हैं जो वैचारिक धुंधल का जो इन दिनों चल रहा है या पहले भी जब कभी चला है, उसमें हमें दिशा ज्ञान मिलता है, 2 कदम आगे चलने का हौसला मिलता है, हिम्मत बनती है और यह खुशी भी हमारे साथ होती है कि डॉक्टर लोहिया हमारे साथ हैं। उनकी किताबों में हैं, शब्दों में हैं, विचारों में हैं और वो हमारे साथ चल रहे हैं। अपने समय में डॉक्टर लोहिया पर एक ऐतिहासिक दायित्व था, विशेषकर आज़ादी के बाद जब देश एक खुशनुमा सुबह में जागने और स्वप्न देखने के आलस्य भरे उपक्रम में था। गांधी वाद के प्रभाव के अलावा अन्य वैचारिक विचारधाराएं भी अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास कर रही। देश के तमाम नेता और जागृत वर्ग इस कोहरे में अपनी राह टटोल रहा था। आज़ादी के बाद का एक खुमार ऐसा चल रहा था जिसमें हमारे भीतर बहुत उत्कंठा थी कि हम देश को आगे बढ़ाएँगे और एक नई व्यवस्था को हम जन्म देंगे। लेकिन वह व्यवस्था किस तरह की हो, ये बहुत कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। तब जैसा कि स्वाभाविक होता है, भ्रांति और भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है, क्योंकि अभी-अभी हमने अपने निकट इतिहास के बहुत सारे कष्टकारी फलों को चखा था और उनकी छायाएँ हमारी चेतना में थी। गांधीवाद का विचार आदरणीय और लुभावना, लेकिन उसका आचरण कठोर और क्रियान्वयन कठिन लग रहा था। देश का नेतृत्व क्रांति के बाद देश का नेतृत्व जो है, वो रूस की क्रांति के बाद रूस की प्रगति से गहरे तक प्रभावित था। लेकिन इसके साथ-साथ देशी पूंजीवादी ताकतें भी अब अपना स्थान पाने के लिए अकुला रही थीं। मिश्रित अर्थनीति का कांसेप्ट स्वाद तो दे रहा था, लेकिन अपेक्षित प्रभाव पैदा नहीं रहा। सत्ता आश्रित लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी अब सिस्टम में छल-छद्म ढूंढ रही थी। जो एक पवित्रता और पावनता का भाव आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई में था, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा था और एक तरह का वैचारिक संघर्ष भारत में शुरू होने लगा था।
लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत साफ-साफ नहीं हो पा रही थी। ऐसे में डॉक्टर लोहिया एक अकेले थे जो देखा और उसके गतिरोधों को बहुत बारीकी से समझ पा रहे थे। इस स्थिति में डॉक्टर लोहिया पर ये जो दायित्व थे वो दोहरे थे। एक तो अपनी विचारधारा के अनुरूप पूंजीवाद का प्रचंड प्रतिरोध, जो औद्योगिक क्रांति और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के को अपने शिकंजे में तेजी से कस रहा था और भारत भी अछूता नहीं था। दूसरे मार्क्सवादी विचारधारा और मूल समाजवादी विचारधारा के फर्क को लोगों को बताना और समझाना, ये इतना उन दिनों का मुझे मालूम है, ये मामला इतना गड्डम-गड्ड था कि लोग ये मान के चलते थे कि समाजवाद का एक रूप मार्क्सवाद है और मार्क्सवाद का मतलब समझते थे कि कुल मिलाकर के वही समाजवाद है। लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, इसको तरीके से ना युवा वर्ग जानता था और ना बौद्धिक वर्ग जानता था। तो मार्क्सवाद की विचारधारा और कार्यप्रणाली में अंतर्निहित विरोधाभासों और विद्रूपों को सकारात्मक बदलावों के लिए प्रेरित करना और अपने इन प्रयासों में गांधीवादी सिद्धांतों को ओझल ना होने देना, ताकि देश का सत्ता वर्ग और आमजन एक सम्यक संतुलित मार्ग पकड़ सके। उन दिनों की ये एक खासियत थी, विडंबना तो नहीं कहूँगा लेकिन खासियत कहूँगा कि गांधीवाद के लुभावने आदर्श कार्यक्रम के बाद और उसके कठोर आचरण के बावजूद लोग गांधी को नहीं छोड़ना चाहते थे। गांधी का अनुसरण तो करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका नाम भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो एक किस्म का बड़ा भ्रम और बाद में जिसको कहेंगे एक पाखंड भी पैदा हुआ कि हम गांधी का नाम जपते, लेकिन उनके आचरण मार्ग से लगातार दूर होते रहे। तो अपने पहले दायित्व के निर्वहन में डॉक्टर लोहिया पूंजीवादी शक्तियों और उससे प्रभावित वर्गों से लगातार लड़ते रहे और उन्होंने देश में एक ऐसा मुखर और प्रखर विरोध का वातावरण बनाने की पहल की। भले ही इस उपक्रम में पूंजीपति, जमींदारों और जातिवादी वर्गों के दूर रहने से उनकी पार्टी सदा साधनहीन और न रही। लेकिन इस दुरवस्था को उन्होंने सहा, डॉक्टर लोहिया ने, और तब भी अपने मार्ग से वो नहीं हटे। दूसरे दायित्व में उन्होंने मार्क्सवादी के उन बुनियादी विरोधाभासों और गलतियों पर जमकर प्रहार किया, जिन्हें मार्क्सवादी अपनी विचारधारा के मजबूत आधार स्तंभ मानते थे। अब हम उन पर विचार और जो कि इस किताब में मुख्य रूप से वर्णित भी किया गया है। ये डॉक्टर लोहिया के ही ये शब्द हैं जो जिन्हें मैं दोहरा रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स ने अपनी थीसिस में पूंजीवाद के विकास और नियति का एक अद्भुत सिद्धांत गढ़ा, यह कि पूंजीवाद खुद अपने विकास की प्रक्रिया में ही अपनी कब्र खोदने वाले अजेय शत्रु को पैदा करता है। जिस प्रक्रिया से होकर पूंजीवाद बढ़ता है और प्रौढ़ होता है, क्षेत्र और प्रभाव को फैलाता है, उस प्रक्रिया में ही पूंजीवाद सर्वहारा के समूहों का निर्माण भी करता है, जो बड़ी तादाद में बड़े-बड़े कारखानों में इकट्ठा होते हैं। उनके श्रम का शोषण होता है, इसलिए वे धन और संपत्ति से बिल्कुल वंचित हो जाते हैं और उनकी आम हालत बिगड़ती जाती है। इसलिए एक ओर मजदूर वर्ग और दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग के बीच युद्ध या संघर्ष की स्थिति बनती है, ऐसे विकास का लाजमी नतीजा है। अब इसके लिए किसी के संकल्प की जरूरत नहीं। पूंजीवादी विकास में स्वाभाविक रूप से ऐसा संकल्प जन्म लेता है और अनिवार्य रूप से मौजूद हो जाता है। मतलब यह है कि ऐसे लोग होंगे जिनमें यह संकल्प आएगा, ऐसे लोग होंगे जो इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। इस तरह से ऐसे समूह और दल पैदा होंगे जो सर्वहारा वर्ग को संगठित होने के लिए कहेंगे। इस प्रकार किसी तरह बचा नहीं जा सकता,
क्योंकि कारखानों की वृद्धि के साथ सर्वहारा वर्ग की तादाद बढ़ती ही चली जाएगी। इस सर्वहारा वर्ग का समाजीकरण होगा, इनका रहन-सहन का स्तर बिगड़ेगा, यहाँ तक कि आम संकट की हालत आ जाएगी। बहुसंख्यक और संगठित सर्वहारा पूंजीपतियों को उनकी संपत्ति से, कारखानों से, पैदावार के साधनों पर उनके नियंत्रण से वंचित कर सकेगा। इस प्रकार पूंजीवाद लगातार खुद अपनी कब्र खोदने वाला पैदा करेगा। ये मार्क्स की थ्योरी है। यानी इस टकराव से पूरा ढांचा ही टूट जाता है, जिसमें पुराने की जगह नए रिश्ते बनते हैं, पूंजीपति वंचित हो जाते हैं, मजदूर वर्ग कुल उत्पादन में से अपना हिस्सा प्राप्त करने लगता है और उसका कोई हिस्सा उस अतिरिक्त मूल्य में किसी को नहीं देना पड़ता जो अब तक पूंजीपतियों की जेब में चला जा रहा था। तब औद्योगिक संकट या आम संकट का कोई कारण नहीं रह जाता। इसलिए जब वंचक वर्ग वंचित हो जाता है तो मनुष्य जाति उस चरण में प्रवेश करती है जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो जाता है। मार्क्स ने पूंजीवाद का जो विश्लेषण किया, मोटे तौर पर यही उसकी रूपरेखा है और यही मार्क्सवाद का मर्म है। डॉक्टर लोहिया यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह सार रूप में सही है? क्या यह मर्म सही? क्या यह व्याख्या सही है? अपनी इस विचारोत्तेजक किताब मार्क्सवाद और समाजवाद में डॉक्टर लोहिया इस संबंध में निम्न बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। पूंजीवाद के विकास और उसकी नियति की जो एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया मार्क्स ने बताई है, वह एक ऐसा नियम है जो विधि के विधान की अटलता की ओर संकेत करता है। विधि के विधान की अटलता हमें दर्शाता है कि यह मनुष्य के संकल्प करने या ना करने पर निर्भर नहीं है। अन्य किसी प्रकार की प्रक्रियाओं पर भी यह मुनहसर नहीं है। मतलब यह तो होना ही है कि एक दिन पूंजीवाद अपने विकास की ही प्रक्रिया में अपने आप को समाप्त कर देगा और मनुष्य जाति उस स्थिति में आ जाएगी जिसे मार्क्सवाद में साम्यवादी कहा जाता है। यानी एक ऐसी आदर्श स्थिति जिसके आगे किसी को जाना नहीं है और जिसके आगे जाने की अब कोई भी नहीं। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि इस सैद्धांतिकी के अंतर्गत जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ। पूंजीवादी ढांचा विकसित देशों में नहीं टूट रहा है। उनकी मजदूरों की गरीबी भी नहीं बढ़ रही है। औद्योगिक संकट अपने आप बढ़कर आम संकट में तब्दील भी नहीं हुआ है। पूंजीवादी ढांचा तो उन देशों में टूट रहा है जहां वादी विकास अभी बड़े निचले स्तर पर है। साम्यवादी क्रांति भी हुई तो रूस और चीन जैसे कृषि प्रधान देश में जहां औद्योगिक विकास बहुत ही कम हुआ। डॉक्टर लोहिया इस विसंगति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि दरअसल कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की समीक्षा यूरोपीय घटना के रूप में की। यह बात यहाँ तक तो ठीक है कि पूंजीवाद पश्चिमी यूरोप में पैदा हुआ, पला और लेकिन इस बढ़ने की गति के पीछे जो ताकत थी, उसका बड़ा हिस्सा उसने ऐसे इलाकों से हासिल किया जो उसके साम्राज्यवादी नियंत्रण में थे और पश्चिमी यूरोप से बाहर थे। अर्थात भारत, चीन, मलाया, वर्मा, अफ्रीका आदि जैसे देश थे जो उनके उपनिवेश थे और उत्पादन का अतिरिक्त मूल्य भी यूरोप ने इन्हीं उपनिवेशों से पाया। डॉक्टर की किताब मार्क्सवाद की बुनियादी धारणाओं पर जिस तरह से सवाल उठाती है वे दिलचस्प हैं। वे मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के नियम को मानते हैं लेकिन यह भी बताते हैं कि उसकी गणना करने में किस प्रकार की त्रुटि हुई। इसी प्रकार पूंजीवाद की जंजीर टूटने के दृष्टांत पर भी वे बेहतरीन बात कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति ट्रोट्स्की ने अपनी एक व्याख्या में कहा कि पूंजीवादी जंजीर में सबसे कमजोर
कड़ी पर टूट गई। जबकि मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी जंजीर की कड़ी वहीं टूटेगी जहां वह सबसे ज्यादा मजबूत है। और चतुर राजनेता लेनिन थे, उन्होंने अपनी स्थितियों में कहा कि पूंजीवाद की जंजीर वहीं टूटेगी जहां सर्वहारा का राजनीतिक दल कारगर हो, चाहे वह जिस भी मजबूत कड़ी पर हो या कमजोर कड़ी पर हो या भी पर हो या कहीं भी हो। तो इस तरह से जो मार्क्सवाद की जो अवधारणाएं थी उन पर बहुत दृढ़तापूर्वक डॉक्टर लोहिया अपनी चोट करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि इस विचारधारा में किस तरह के अपवाद सामने आते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ही वो मार्क्सवाद की इस बात के लिए भी तारीफ़ करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे उन बातों में मार्क्सवाद के खास गुण आता है और नौजवानी में अन्य गुण भी मुझे आकर्षित करते थे, लेकिन आज मार्क्सवाद का सबसे आकर्षक गुण यह लगता है कि अगर किसी ने इस सिद्धांत को गहराई तक समझा है और उसे स्वीकार कर लिया है, तो फिर उसमें संपत्ति का मोह नहीं रह जाता। यह एक बड़ा ही आकर्षक गुण है, ऐसा गुण जिसका कभी-कभी मूलतः धार्मिक लोगों पर भी बड़ा असर होता है। एक तरह से यह तो एक निर्लिप्त होने की क्रिया है। अगर किसी व्यक्ति का मार्क्सवाद से बहुत गहरा परिचय हो और उसका लगाव हो जाए, तो फिर हो सकता है कि अन्य मामलों मामलों में वह दुष्ट हो, धोखेबाज हो, जालसाज हो, लेकिन उसको निजी संपत्ति से कोई लगाव नहीं होगा। यह मार्क्सवाद का सबसे बड़ा गुण है और इसी गुण के को वो सम्मान भी देते हैं। यहाँ यह बात यह स्पष्ट होती है कि जैसा कि अक्सर माना जाता है कि डॉक्टर लोहिया एक मूर्ति भंजक थे या कटु आलोचना में ही विश्वास करते थे, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर लोहिया की विचारधारा बहुत सम्यक संतुलन पर टिकी होती थी। वे अच्छी बातों की तारीफ भी करते थे और जो बातें उनको खटकती थी, उसकी भरपूर आलोचना भी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने इस किताब में एक बेहतर विश्लेषण प्रस्तुत किया है और मुझे लगता है कि अ, 70-80 सालों के बाद इस किताब का महत्ता है, वो कम नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि ऐतिहासिक चक्र के अंतर्गत बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हों और उन पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत हो। तो ये डॉक्टर लोहिया के बाद के भी जो समाजवादी विचारक लोग हैं, उनको इस ओर काम करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अ, इस तरह की धारणा मार्क्सवादियों में नहीं पाई जाती। वो तो एक धार्मिक पुस्तक की तरह कार्ल मार्क्स की किताब को पढ़ और लगातार उसी पर आश्रित रहते हैं। मार्क्सवाद में उस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन या संशोधन नहीं देखे जाते। अगर कुछ देखा भी जाता है तो उसको संशोधनवादी तत्व कह कर के नकार दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर लोहिया के यहाँ ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर लोहिया के जो अनुयायी हैं, उनमें भी ऐसी बात नहीं है और यही बात हमको ये प्रेरणा देती है कि डॉक्टर लोहिया के बुनियादी बातों को, सवालों को उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। नए परिप्रेक्ष्य में उन पर काम करने की ज़रूरत है, उनको उनके विचारों को आगे लाने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाजवाद की भूमि अभी इतनी बनी हुई है और इस पर लगातार काम करने वाले लोग हैं और हमको जबकि भारत की स्थिति जिस पर कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, एक ऐसी उर्वर ज़मीन बन रही है, जहाँ पर इस तरह की विचारधारा को पनपने का भरपूर मौका मिलेगा, अगर कठोर श्रम और संकल्प किया जावे। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश वर्मा जी, आपके बहुत बहुमूल्य विचारों के लिए और आपकी जो अ, किताब के बारे में डॉक्टर रामू लोहिया के विचारों के बारे में जो आपने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिस तरह बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी ज़रूरत है अ, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की, इस विचारधारा पे आगे काम करने की।
ये तो सच्चाई है कि हमारे देश में कोई एक ऐसी कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनको लेके कोई स्पेशल प्रोग्राम्स हो या रिसर्च हो। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिसर्च होती है, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिबेट को लेके मेरे विचार में एक ऐसे ही सोचा कि कहीं ना कहीं एक जरूरत है कि जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जो हमारी एंशियंट नॉलेज सिस्टम में चाहे से स्टार्ट करके और जो भी आज की मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं एक डिटेल डिस्कशन रिसर्च की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुमूल्य समय के लिए, बहुमूल्य विचारों के लिए। मैं अब आमंत्रित करूंगा आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी को कि वो हमें अपने विचारों से अनुप्रेरित करें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर। आदरणीय रघु ठाकुर जी, अशोक पंकज जी, मुकेश वर्मा जी और उमेश चंद्र गौड़ जी, जिन 2 पुस्तकों का हमने यहाँ लोकार्पण किया और उस पर चर्चा भी की, मेरा ये मानना है कि ये दोनों पुस्तकें परस्पर जुड़ी हुई हैं। मार्क्सवाद और समाजवाद नाम की जो पुस्तक है, जिसका पुनः प्रकाशन हुआ है, उसको अगर शुरू से अंत तक पढ़ें तो इसमें से बात ये निकलती है कि उस समय जब बहुत मार्क्सवाद की आंधी बह रही थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को, अपने साथियों को, समाजवादी कार्यकर्ताओं को ये इस पुस्तिका के माध्यम से उन्होंने समझाया कि हम जिस तरह का समाजवाद चाहते हैं उसमें और जो मार्क्सवाद की मूल स्थापनाएं हैं वो उसमें कहाँ-कहाँ फर्क है। और इसीलिए मैं देखता हूँ कि खास करके पिछले दिनों मैंने प्यारे की जो महात्मा गांधी पूर्णाहुति है उसको मैं पढ़ रहा था और मैंने उसमें पाया कि महात्मा गांधी जिन 2 समाजवादी नेताओं, उस समय उनकी दृष्टि में वो नेता रहे हों या नहीं, लेकिन देश के वो नेता थे, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन दोनों की वो तारीफ करते हैं, प्रतिभा की, योग्यता की, क्रांतिकारीपन की। और इस बात के लिए वो वाइसराय को कहते हैं कि इन दोनों नेताओं की सारे लोग छोड़ दिए गए हैं 1945 में, लेकिन ये लोग गांधी जी की अपील के बाद 1946 में छोड़े गए। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी पार्टी थी उससे जब अलग होकर के समाजवादी पार्टी बनी तो उस समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा का इन्होंने नेतृत्व किया और अपने राजनीतिक जीवन में गांधी के प्रयोगों को दलीय राजनीति में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके उन्होंने तरह-तरह के फार्मूले दिए, सुझाया और उस पर लोग चले भी। इसलिए आज जो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं मार्क्सवाद और समाजवाद पर, तो मुझे याद पड़ रहा है 65-66 के दिनों में जब हर समाजवादी कार्यकर्ता हफ्ते 2 हफ्ते बाहर रहता था तो उतने ही दिन जेलों में रहता था। हम लोग भी कई आंदोलनों में जेलों में गए, तो जेलों में रहने से तात्विक चर्चा जैसी हो पाती थी, वैसी तात्विक चर्चा आज हम लोग कर सके हैं, इसका मुझे संतोष है। सबने, रघु जी ने भी, अशोक पंकज जी ने और उमेश वर्मा जी ने जो इस पुस्तिका के बहाने अपनी बात रखी, वह हमको उस दौर में ले जाता है जिस दौर में दरअसल सैद्धांतिक चर्चा हो पाती थी और होती थी और जम करके होती थी। अब ये मार्क्सवाद और समाजवाद पुस्तिका में मेरी समझ से जो
पेज नंबर 15 पर 3 लाइनें हैं, वे मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये है कि मैं कोट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो 3 बातें मार्क्स ने बताई है, तीनों ही निश्चित रूप में सामने आई है। कोई इसमें संदेह नहीं कर सकता कि पूंजी का केंद्रीकरण, स्वयं का समाजीकरण और बढ़ती हुई गरीबी, ये तीनों बातें हुई है। अब ये 3 पंक्तियों के पढ़ने से मैं कहना चाहता हूँ कि जो वैद्य होते हैं, वो वैद्य डायग्नोसिस तो ठीक करते हैं, लेकिन जब वो इलाज के लिए दवा देते हैं, मरीज पर काम नहीं करता। यही मार्क्सवाद के साथ भी हुआ है। मार्क्सवाद ने जहाँ तक सैद्धांतिक चर्चा की, तो सैद्धांतिक चर्चा जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मान रहे हैं कि ये तीनों बातें हुई हैं, लेकिन इन तीनों बातों का से बाहर निकल करके और समतामूलक समाज बनाने के लिए मार्क्सवाद जो नुस्खे देता है, वो नुस्खे किसी समाज पर, चाहे यूरोप हो, चाहे एशियाई समाज हो या अफ्रीकी समाज हो, किसी समाज पर लागू नहीं होता। यानी अब तब वहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रासंगिक हो जाते हैं या महात्मा गांधी प्रासंगिक हो जाते हैं कि हमको अपने देश में अपने ही तरीके से समतामूलक समाज बनाने के प्रयोग करने होंगे। और इसलिए मैंने कहा कि मार्क्सवाद और समाजवाद पर जो आज चर्चा हुई, वो बहुत तात्विक चर्चा हुई और इसका बहुत उपयोग होगा। आर्थिक उदारीकरण और भारत जो पुस्तिका है, मैंने आपसे कहा कि ये एक परस्पर पूरक है, इसलिए कि 70 साल पहले जो चुनौती थी, उसके लिए तो मार्क्सवाद और समाजवाद से हमको एक समझ मिलती है, लेकिन आज खास करके सो कॉल्ड उदारीकरण का जो दौर आया 1991 में घोषित हुआ, लेकिन मैंने जो इस विषय को देखा है, समझा है, तो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि भारत में जो उदारीकरण लागू हुआ या घोषित हुआ 1991 में, उसकी शुरुआत 1991 में नहीं हुई। उसकी शुरुआत तो उस समय हुई जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता यानी 1980 में। 1980 के साल में और 1980 के बाद से लेकर के लगातार जब तक इंदिरा गांधी शासन में थी, उन्होंने पहली बार उपभोक्ता क्षेत्र के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए और उन कर्जों की अदायगी जब करना असंभव हो गया, तो वो समय आया 90-91 का, और उसमें मेरा ये मानना है और हमारे मित्र देवदत्त जी भी ये बात कहते कि भारत की अर्थव्यवस्था को सर्दी जुकाम हो गया था 1991 में। कोई ज्यादा दिवालियापन और ऐसा कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन नरसिंह राव के जो वित्त मंत्री थे, जो दरअसल वर्ल्ड बैंक के एजेंट थे हमारे सत्ता प्रतिष्ठान में, और वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो 14 रिपोर्ट बनाई थी, जिसको उन्हें राजीव गांधी के आने के बाद लागू करना था, उस रिपोर्ट को भी मनमोहन सिंह ने, जो उनके पास थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार थे, उसको भी उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री से छिपाया, यानी चंद्रशेखर से। और इस बात का तो मैं गवाह हूँ कि बलिया में 1991 के चुनाव के दौरान एक दिन जब मैं चंद्रशेखर जी से मिलने उनके निवास पर, यानी बलिया शहर में जहाँ वो रहते थे, जो आज चंद्रशेखर नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने पाया कि चंद्रशेखर जी अपने स्वभाव के बहुत ही उद्विग्न हैं, विचलित हैं, बेचैन हैं और परेशान हैं। थोड़ी देर तक मैं ये उनका दृश्य देखता रहा और
समझने की कोशिश कर रहा था कि बात क्या है, कि उस दौरान वो जगह-जगह फ़ोन कर रहे थे और अंत में जब चंद्रशेखर और मोहन धारिया की बात होने लगी, जिसको मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि कोई बड़ी घटना हो गई है। और बड़ी घटना ये हुई थी कि उस समय के राष्ट्रपति ने एक फ़ाइल प्रधानमंत्री केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर के पास भेजी थी और वो फ़ाइल वही थी, सोने को गिरवी रखने की फ़ाइल, जिस पर चंद्रशेखर हस्ताक्षर करने से 2 बार इनकार कर चुके थे। अंततः उन्होंने हस्ताक्षर किया और हम सब जानते हैं कि पहले सोना गिरवी रखा गया, फिर उसके बाद उदारीकरण की घोषणा हुई और 1991 वह साल है जब एक साथ सो कॉल्ड उदारीकरण यानी पुनः साम्राज्यवाद का औपनिवेशिक चेहरा हमारे सामने आया और दूसरी तरफ भारत में उन लोगों ने जो इसके खिलाफ थे, स्वदेशी का नारा लगाया और स्वदेशी की कई धाराएं पर चली। हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं कि विपक्ष में जो राजनीतिक दल रहता है तो उसकी बोली, उसकी आवाज, उसके सिद्धांत, उसके नारे कुछ अलग होते हैं और जब वो सत्ता में जाता है तो वो उस तंत्र की बात करता है। ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और लगातार प्रधानमंत्रियों और उन सरकारों को हम देख रहे हैं। इसलिए जब जनता शासन आया और हम लोग मानते थे कि जो काम कांग्रेस सरकारों में नहीं वो जनता शासन में होगा, फिर उसी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई और अब मिली-जुली सरकारें और फिर इस समय एक नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन सारे सरकारों का एक अगर हम सर्वे करें आर्थिक दृष्टि से तो हम पाएंगे कि सचमुच ये जो यूरोप की पूंजी है, मल्टीनेशनल कंपनियों का लंबा चौड़ा जाल है, अब सरकारें फैसला नहीं कर रही हैं, अब मल्टीनेशनल कंपनियां फैसला कर रही हैं। और इसलिए अशोक पंकज जी ने जो चीन के बारे में कहा कि लोहिया या मार्क्स का जो फार्मूला चीन में नहीं आया, तो चीन में जो समृद्धि आई है, जिसको हम समृद्धि मानते हैं, वह समृद्धि कल भारत में भी आने वाली है। कैसे, इसको समझ लें। चीन में जो समृद्धि आई है, चीन के अपने श्रम से, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयास से या चीनी उद्यमियों के प्रयास से नहीं आई है। पूरे यूरोप की, मेरी जो जानकारी है, 50,000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने चीन में पूंजी लगाई है और उस पूंजी के बल पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो चीन की इसका कारण है। और अब कोरोना के दौर में जब वो कंपनियां जगह जगह से छोड़ रही हैं और उसमें से हो सकता है कि बड़ी संख्या में भारत आए, तो वो समृद्धि भारत में भी दिखेगी, लेकिन उस समृद्धि का और समतामूलक समाज का कोई संबंध नहीं है। ये चीन में भी दिखाई दे रहा है और ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो हमको इस तात्विक चर्चा से जहाँ पहुंचना है वो ये कि क्या आज की परिस्थिति में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सुझाए हुए रास्ते कितने प्रासंगिक हैं, और वो प्रासंगिक हैं तो प्रयोग के अवसर पर, प्रयोग के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर कैसे उतारे जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चर्चा रही। इस तरह की चर्चा रघु जी के बहाने हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो जो काम जेल में चर्चा के होता था, कोरोना की जेल में पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और इसलिए हम कोरोना की जेल बड़ी जेल मानकर इस तरह की तात्विक चर्चा करें ताकि जब सामान्य परिस्थिति होगी तो वो क्रांतिकारी प्रयोग कहीं न कहीं शुरू हो सके, नई पीढ़ी उससे जुड़ सके। यही इस चर्चा का प्रयोजन भी है और इस अर्थ में मैं मानता हूँ
कि रमेश गौड़ जी ने एक अच्छा संयोजन किया और ये सार्थक संयोजन था। मैं रमेश जी को बधाई देता हूँ और यहाँ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में इस तरह की चर्चाएं हम लोग करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। और आज ये चर्चा आप जैसे आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण रही और बहुत ही अच्छी रही। और आगे इस तरह के कार्यक्रम हम जरूर रघु जी से हम टच में रहेंगे। और रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी उन्होंने पुनः प्रकाशन किए हैं, अगर वो एक पूरा सेट हमें दे दें तो हम अपने लाइब्रेरी में उसको कलेक्शन को भी मैं जल्दी भेज हाँ, तो हम रखना चाहेंगे, तो जिससे कि आगे उसके बारे में कोई और भी जल्दी भेज दर्शक दूंगा कुछ। थैंक यू सर। तो अब इन्हीं हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद अब हम लोग मैं सभी को एक धन्यवाद प्रस्ताव देना अगर चाहूंगा। अध्यक्ष जी की अनुमति मिल जाए तो मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। जरूर कहें। हाँ जरूर जी। अशोक जी ने जो बात चीन के विकास के संदर्भ में कही और जिस पर राय साहब ने भी टिप्पणी भी की है, उस संबंध में मैं एक बात और अशोक जी को कहना चाहता हूँ कि आज चीन में जो उत्पादन है उसके उत्पादनकर्ताओं के लिए जो मूल्य है वो सामान्य देशों के मूल्य से भी कम मिल रहा है। चीन में हड़तालों पर पूरा प्रतिबंध है, चीन में हड़तालों के लिए जेल है, तो वहां पर श्रम इतना सस्ता हो गया है कि वहां का उत्पादन बाजार में दूसरी जगह पर जाकर बिक रहा है। क्या हम पूंजीवाद के उत्पादन में और अगर कम्युनिस्ट देश माना जाए चीन को उत्पादन में, दोनों में जो शोषण है उस शोषण में समानता नहीं देखते? अगर वो समानता है तो फिर चीन का विकास हमारा आदर्श नहीं हो सकता है या वही हमारी चर्चा का विषय भी नहीं सकता है। ये बात पे कहना चाहता था। धन्यवाद सर। तो अब इस सार्थक चर्चा के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री रघु ठाकुर जी का, जिनकी पुस्तक जिनके सराहनीय प्रयास जिन्होंने पुनः प्रकाशन किया लोहिया जी की पुस्तक का, और लोगों तक दोबारा इतने सालों के बाद उन विचारों को पहुंचाने का जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोफेसर अशोक पंकज जी का, जिन्होंने न कि अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित किया और इसके साथ साथ इस चर्चा को सफल बनाने के लिए रघु ठाकुर जी को उन्होंने अपने ऑफिस में पूरी वर्चुअल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट दी, जिससे कि ये चर्चा पूरी तरह सफल हो पाई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश वर्मा जी को। आपको परेशानी हुई टेक्निकल वर्चुअल, ये टेक्नोलॉजी है, जैसे सर ने बताया कि हम कोरोना की बहुत बड़ी जेल में हैं, तो कई बार टेक्नोलॉजी, लेकिन ये है कि ये टेक्नोलॉजी ने बहुत सार्थकता भी दिखाई है। इसकी वजह से हम लोग जगह जगह बैठ के हो पा रहे हैं और ऐसी चीजें कर पा रहे हैं जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं थी। इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, फिर इस तरह की चर्चा करना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो चर्चा आज हुई है फेसबुक लाइव पर भी, बहुत सारे जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उन पर लाइव उसका ब्रॉडकास्ट हुआ है, उसके साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब अपनी सारी टेक्निकल टीम को, जो पार्टिसिपेंट जूम पर जुड़े हैं उनको, और सबसे आखिर में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं श्री राम बहादुर राय जी, आपका मार्गदर्शन, आपका प्रोत्साहन हमें इसी तरीके से मिलता रहे और हम इसी तरीके से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रायोजन करते रहें और आगे हम देश के लिए और भारतीय समाज के लिए इसी तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी को धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहूंगा आपसे परमिशन लेके और इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।